आज का जो फिर से दूसरा वीडियो है उसको लेकर मैं आ गया हूँ आपके सामने। उसको मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। सृजनात्मक भाषा पर बात करेंगे। सृजनात्मक भाषा सृजन का प्रयोग साहित्य के क्षेत्र में अधिकतर किया जाता है। अनुभव और कल्पना का इसमें समावेश भी किया जाता है, जिसके द्वारा कविता, कहानी, उपन्यास, संस्मरण, रेखाचित्र आदि, यात्रा वृत्तांत आदि की रचना होती है। सृजन भाषा में भाषा और संप्रेषण होता है, उसका माध्यम है, साधन है। सृजनात्मक भाषा प्रकृति प्रयोग रिसर्च ने अनुभव और अपने गंभीर विचारों को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया हुआ है। दूसरा हम इस पर बात करते हैं संचार भाषा। आज संचार या सूचना का युग है। सूचना विस्फोट के युग में हर चीज़ तेज़ी से बदल रही है। क्या भाषा, क्या संस्कृति, क्या विचार, क्या फैशन, टेलीविज़न, रेडियो तथा इंटरनेट ने हमारी दुनिया पर बहुत सारा बदलाव ला दिया है। 90 दशक के माध्यम जो केवल टीवी, कुछ मनोरंजनों या होटलों तक ही सीमित था, वह केवल नेटवर्क का मकड़ जाल अब बड़े बड़े शहरों ही नहीं, अब तो कस्बों और गाँवों तक पहुंच गया है। इसी के साथ कोलंबिया साइक्लोपीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन अर्थात संचार को इन शब्दों में परिभाषित भी किया गया है। संचार के अंतर्गत अनुभव, विचारों, संदेश, धारणाओं, दृष्टिकोण, मतों, सूचना, ज्ञान आदि का आदान प्रदान निहित होता है। इसी में दूसरा जो आता है दृश्य माध्यम और श्रव्य माध्यम। आप सभी दृश्य और श्रव्य से परिचित हैं। दृश्य माध्यम और श्रव्य संचार माध्यम में मानव अपनी प्रकृति और मनोविज्ञान के आधार पर चलता है। दूसरा जो पॉइंट है उस पर हम चर्चा करेंगे राजभाषा। राजभाषा जो शब्द है वो अंग्रेजी के ऑफिशियल से निकला हुआ शब्द है। एक परिभाषित जिसका एक निश्चित सरकारी कामकाज में प्रयुक्त किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी ही होगी, इसका प्रावधान किया गया था। तीनों में संघ की विधायपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका, ये तीनों भी प्रयोगकारी हैं जो हिंदी में ही काम करेंगे। राज्य भाषा अधिनियम 1976 28 जून 1976 को राजभाषा जो अधिनियम है वो पारित किया गया था हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए। 12 नियम इसके निर्धारित किए गए थे। नंबर 1, राजभाषा अधिनियम 1976 के केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों पर लागू हो गए। ठीक है। नंबर 2, केंद्र सरकार ने सभी कार्यालयों पत्र भाषी 7 प्रदेशों जिसमें किए गए थे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में किसी अन्य कार्यालय व्यक्ति को हिंदी में ही भेजे जाएंगे। तीसरा, केंद्र सरकार के कार्यालय आदि पंजाब, गुजरात और महाराष्ट्र के राज्यों तथा चंडीगढ़, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में संघ शासित प्रदेशों को हिंदी में पत्र ही भेजे जाएंगे। चौथा इसका पॉइंट है आ हिंदी भाषी राज्यों जैसे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के किसी कार्यालय या व्यक्ति को पत्र आदि सामान्यतः ही भेजे जाएंगे। नंबर 5, केंद्र सरकार ने का और खा दोनों को बीच आदि हिंदी अथवा अंग्रेजी में पत्र लिखने के लिए अनुमोदित किया हुआ था। 6वां जो पॉइंट है हिंदी में पत्र आदि के उत्तर हिंदी में ही दिए जाएंगे। 7वां, केंद्र सरकार के कार्यालयों में सभी मैनुअल, संहिता, अन्य प्रक्रिया संबंधी साहित्य हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही किए जाएंगे। 8वां, प्रत्येक कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी उसके लिए उत्तरदायी होगा। ठीक है। इसके बाद आती है माध्यम भाषा। माध्यम भाषा की समस्या 3 रूप है: शासन और न्याय की भाषा की समस्या, शिक्षा माध्यम की समस्या तथा विदेशी संबंधों के माध्यम की समस्या। शासन न्याय भाषा के समस्या के 3 पहलू हैं: केंद्रीय, प्रांतीय और अंतर प्रांतीय। शिक्षा माध्यम की समस्या में भी 3 प्रकार हैं: प्रारंभिक, माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय स्तर की भाषा। विदेश से पत्र व्यवहार, आदान प्रदान किस भाषा में हो, यह तीसरी हमारी जो है समस्या है। इसको आगे विस्तारित करते हुए भी देश में विभिन्न प्रांतों के मध्य किसी भी भाषा के माध्यम से विचार को विनिमय किया जाता है। विवादग्रस्त प्रश्न होता है। भाषा का
इसके बाद हम बात करते हैं मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। माँ के दूध के साथ जो संस्कार और मीठे शब्द हमें मिलते हैं उनको मीठे शब्दों को हम मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा या राजभाषा या प्रादेशिक भाषा कहते हैं। जो भाषा किस विशेष क्षेत्र में या राज्य में प्रयुक्त होती है उसे मातृभाषा कहा जाता है। स्थूल रूप में, स्थूल होता है बहुत छोटा, मातृभाषा को क्षेत्रीय भाषा अथवा प्रादेशिक भाषा में कहा जा सकता है। किसी एक राज्य में मान्यता प्राप्त एक अथवा अनेक भी क्षेत्रीय भाषाएं हो सकती हैं, जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्री, कोणार्क में उत्तर प्रदेश। इसके साथ कार्यालयीन हिंदी राजभाषा के प्रमुख कार्य आते हैं। इसमें आपका आता है प्रारूपण, प्रारूपण के प्रकार, कार्यालयीन विधि, प्रारूपण के अंग, प्रारूपण की प्रक्रिया। प्रारूपण के अंग में आते हैं आपके शीर्षक, पत्र की संख्या, दिनांक, नंबर 3 प्रेषक प्रेषती, नंबर 4 पाँचवा विषय, नंबर 6 संदर्भ, नंबर 7 संबोधन, नंबर 8 मूल निर्देश, स्व निर्देशन में हस्ताक्षर, नंबर 10 संलग्न सूचना, पृष्ठांकन, संकेताक्षर, संबंध लिपि, लघु हस्ताक्षर। ये आते हैं आपके प्रारूपण के अंतर्गत। प्रारूपण के लेखन की विशेषताएं, इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी हैं। प्रारूपण है, पत्र लेखन के विभिन्न रूप होते हैं। पत्र, कार्यालयीन पत्र, ठीक है, ज्ञापन, ज्ञापन के बाद आता है अर्ध सरकारी, सरकारी, ये आपके पत्र हैं, इस पर भी हम विस्तार चर्चा करेंगे। प्रारूपण हैं, पत्र लेखन के विभिन्न रूप हैं, पत्र हैं, कार्यालयीन पत्र हैं, ज्ञापन हैं, नमूना हैं, अर्ध सरकारी पत्र हैं, ठीक है, और पृष्ठांकन है। इस पर परिपत्र है, आदेश है, कार्यालयीन आदेश हैं, अनुस्मारक हैं, अनुस्मारक के रूप हैं, संकल्प हैं, प्रस्ताव हैं। ये आपको विस्तृत चर्चा आपको दे दी जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।